बहुत पुराने वक्तों की बात है। बगदाद के करीब एक छोटे से गांव में सलमान नाम का एक सीधा साधा नौजवान रहता था। कई साल पहले उसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका था। अब इस दुनिया में उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था। सलमान एक बहुत ही नेक दिल और सीधा साधा लड़का था। बाजार में उसकी एक छोटी सी मेवों की दुकान थी। उसकी आमदनी ठीक ठाक हो जाती थी, जिससे वो अपना गुजारा बसर कर रहा था। रात को जब वो थका हारा अपने घर वापस लौटता तो घर सूना सूना सा लगता था। सलमान खुद ही 2 रोटियां पका लेता। जब कभी ज्यादा थका हुआ होता तो ऐसे ही सो जाता था। अगर कोई उसका रिश्तेदार होता तो उसके निकाह के बारे में सोचता। पर इस दुनिया में सलमान का कोई नहीं था। उसके पड़ोस में एक उम्रदराज खातून रहती थी। सब उसे खाला कहकर पुकारते थे, मानो वो पूरे मोहल्ले की खाला थी। उसे सलमान पर बड़ा ही तरस आता था। जब भी कोई ईद का त्योहार या फिर कोई खास मौका होता तो खाला अच्छे अच्छे पकवान बनाती और उसमें से थोड़े पकवान सलमान को भी दे आती थी। खाला की एक भांजी थी जिसका नाम था यास्मीन, जो दूसरे गांव में अपनी मां के साथ रहती थी। यास्मीन बहुत गोरी थी और वो निहायत ही हसीन थी। उसे अपने गोरे रंग और अपने हुस्न पर बड़ा ही गुरूर था। वो हर वक्त आईने के सामने सजती संवरती रहती और खिड़की से ताक झांक करती रहती थी। यास्मीन की बेवा मां को उसके निकाह की बहुत ही फिक्र थी और अपनी बेटी के इन तौर तरीकों से वो बहुत ही परेशान रहती थी। लेकिन क्या करती, जेब में पैसा नहीं था और बिना जहेज के गरीब की बेटी को भला कौन ब्याहता है। एक दिन उसकी बेवा मां अपनी बहन यानी सलमान के पड़ोस में रहने वाली खाला से मिलने के लिए आई। खाला के पास वो अपनी बेटी के निकाह का दुखड़ा लेकर बैठ गई। खाला के जहन में फौरन पड़ोस में रहने वाले सलमान का ख्याल आया। सोचने लगी, शरीफ है और सीधा साधा लड़का है, खूबसूरत भी है। ऐसा लड़का तो चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। उसने अपनी बहन से कहा, तू फिक्र मत कर, मैं अपने पड़ोस के रहने वाले सलमान से बात चलाती हूं। बड़ा ही नेक लड़का है। बिना जहेज में पैसा खर्च किए ही लड़की सही घर में चली जाएगी। उसी शाम को खाला ने एक तश्तरी में 2 मिठाइयां ली और सलमान के घर जा पहुंची। सलमान उस वक्त दुकान से लौटा था और उसे भूख लग रही थी, तो वो चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहा था। खाला को देखकर वो बाहर से आया। खाला को घर में बिठाया और आने की वजह पूछी। खाला बोली, बेटा, दिन भर का थका हारा वापस आकर तू रोटियां पकाता है, ये देखकर तो मेरा कलेजा जर उठता है। तू अपना घर क्यों नहीं बसा लेता? सलमान बोला, खाला, आपको तो मालूम है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, ना कोई खानदान वाला है और ना ही कोई रिश्तेदार। ये निकाह तो वालिदैन की जिम्मेदारी होती है ना। मेरा यहां पर कौन है जो मेरा निकाह करवाएगा, और मुझसे निकाह करेगा भी कौन? इस पर खाला तपाक से कहने लगी, अरे ना बेटा ना, ऐसी बात नहीं करते। मैं अभी जिंदा हूं ना, और फिर तुझे किस बात की कमी है? क्या तू मेरा बेटा नहीं है? वो सब तो ठीक है खाला, लेकिन लड़की कहां पर है? खाला ने झट से उसके मुंह में एक मिठाई ठूस दी और बोली, अरे बेटा, मेरी भांजी है ना, उसका नाम यास्मीन है। वो चांद की तरह हसीन है, तू तो उसे देखता ही रह जाएगा। वैसे तो उसके लिए कई पैगाम आए हैं, लेकिन मैंने तो अपनी बहन से साफ कह दिया कि सलमान से अच्छा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। और मेरी यास्मीन है भी तो बहुत नेक कदम, तुम्हारा घर आबाद हो जाएगा। सलमान को अपनी शादी की बात करते हुए बड़ी ही शर्मा रही थी। वो आहिस्ता से बोला, खाला, आप तो मेरी मां की जगह पर हैं, आपको जैसा मुनासिब लगे वैसा कर लीजिए। खाला ने खुशी के मारे दूसरी मिठाई खुद अपने ही मुंह में रख ली और सलमान को दुआएं देते हुए वहां से चली गई। जब खाला वापस अपने घर पहुंची तो अपनी बहन से बोली, लो बहन, तेरा काम तो हो गया। इतना सीधा साधा और खूबसूरत लड़का तुम्हें 7 जन्म में खोजने पर भी नहीं मिलेगा। तेरी बेटी तो राज करेगी, और फिर सलमान की अच्छी दुकान है, अच्छा भला कमा लेता है। यास्मीन की मां कहने लगी, लेकिन बहन, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है कि मैं अपने दामाद को 2 जोड़ी कपड़े भी बना सकूं और बारात को खाना खिला सकूं। खाला बोली, उसकी तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। अगले दिन खाला मिठाई लेकर सलमान के घर पहुंची और रिश्ता पक्का होने पर उसे मुबारकबाद देने लगी। सलमान बहुत ही खुश था और कहने लगा, खाला, अब जो भी करना है वो आपको ही करना है। खाला बोली, अरे सलमान, तू फिक्र मत कर, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। हाँ, कुछ नगद रकम है तेरे पास तो वो मुझे दे दे। खुशी के मारे सलमान फूला नहीं समा रहा था।
वो जल्दी से घर में गया और जो कुछ भी जमा पूंजी उसके पास थी वो थैली में लेकर आया और वो थैली खाला के हाथों पर रख दी। खाला की तो मानो मन की मुराद पूरी हो गई थी। वो थैली लेकर वापस अपने घर चली गई। थोड़े से पैसे उसने उसमें से अपने पास रख लिए और बाकी की थैली अपनी बहन को सौंप दी। कहने लगी, लो, रुपयों का इंतजाम भी हो गया, अब सोच समझकर खर्च करना। अगले महीने ही सलमान का निकाह तय हो गया। जब निकाह वाला दिन आया तो सलमान थोड़ी सी बारात के साथ ससुराल पहुंच गया। सलमान के ज्यादा दोस्त और जानने वाले तो थे नहीं। उसका एक ही दोस्त था जिसका नाम था रियाज। रियाज और आसपास के कुछ दुकानदार उसकी बारात में आए थे। सलमान अपनी चांद जैसी गोरी दुल्हन को देखकर फूला न समाया। दूसरे दिन उसने 4-5 लोगों को अपने घर दावत पर बुलाया। रियाज भी उसके घर दावत पर आया था। वो कहने लगा कि मैं तो भाभी की मुंह दिखाई करूंगा, एक ही तो देवर हूं मैं, और देवर से कैसी शर्म। सलमान बेचारा सीधा साधा आदमी था, दोस्ती की वजह से वो मान गया। रियाज ने भाभी का मुंह देखा तो वो उसके हुस्न पर फरेफ्ता हो गया। उसने भाभी को सोने की परत चढ़ी हुई चांदी की बालियां मुंह दिखाई में दे दी। ये देखकर तो यास्मीन बहुत ही खुश हो गई। इतनी कीमती मुंह दिखाई तो उसे किसी ने नहीं दी थी। असल में सलमान का दोस्त रियाज अपने नाम का बिल्कुल उल्टा ही था। वो एक नंबर का बदमाश था। खाते पीते अमीर घराने का बेटा था। वालिद का अपना कारोबार था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। थोड़ी देर तक वो कारोबार पर बैठता और फिर दिन भर आवारागर्दी करता था। सलमान के साथ वो मदरसे में पढ़ता था, वहीं से दोस्ती हो गई थी। वैसे तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। सलमान अपने अच्छे सुलूक के कारण सबको अपने जैसा समझता था और सब पर यकीन भी कर लेता था। कुछ दिन बीत गए। सलमान की बीवी यास्मीन सलमान की सादगी से उकता चुकी थी। वो चाहती थी कि वो सारा दिन सजी समरी बैठी रहे और सलमान उसके हुस्न की तारीफ करता रहे। सलमान उससे मोहब्बत तो बहुत करता था, लेकिन उसे ये सब चोंचले नहीं आते थे और ना ही उसके पास वक्त था। बीवी के चोंचले उठाता तो फिर दुकान कैसे चलती। फिर भी वो हर दूसरे तीसरे दिन अपनी बीवी के लिए तोहफे लेकर आया करता था, कभी चूड़ियां तो कभी सस्ते से झुमके। लेकिन यास्मीन को ये सब पसंद नहीं आते थे। यास्मीन को ये दुख था कि उसके पास सोने का एक भी जेवर नहीं है, सिवाय उन बालियों के जो रियाज ने उसे दी थी। वो हर वक्त सलमान को ताने देती रहती। सलमान जब घर लौटता तो खाना पका हुआ नहीं होता था। उसकी बीवी कहती कि लकड़ियां गीली थीं, कभी कहती मेरे सिर में दर्द रहता है। सलमान बेचारा कभी खुद चूल्हा फूंकता तो कभी बाजार से पका पकाया खाना लेकर आ जाता। उसे अपनी कम आमदनी का इतना एहसास कभी नहीं हुआ था जितना अब हो रहा था। उसे ये दुख भी था कि वो अपनी बीवी को खुश नहीं रख पाता। दूसरी तरफ जब वो दुकान पर चला जाता तो उसका दोस्त रियाज मिठाइयां और कीमती तोहफे लेकर उसके घर आ जाता। आहिस्ता आहिस्ता बेवकूफ यास्मीन रियाज के जाल में फंसती चली गई। रियाज उसे बहलाता फुसलाता और कहता कि तुम जैसी खूबसूरत औरत को तो शहजादी की तरह रहना चाहिए, तुम कहां इस भिखारी सलमान के चक्कर में फंस गईं। यास्मीन को भी अब लगने लगा कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है, जो उसे सलमान जैसे गरीब आदमी के साथ ब्याह दिया गया। उसे तो रियाज जैसे किसी पैसे वाले की बीवी होना चाहिए था, जो कि उसके लिए कीमती तोहफे लेकर आता और हर वक्त उसके हुस्न की तारीफ करता। आखिरकार रियाज ने एक दिन उसे समझाया कि तुम अपने शौहर को तिजारत करने के लिए दमिश्क भेज दो, फिर हम आजादी से मिल सकेंगे। मैं तुम्हें सोने के जेवर बनवा दूंगा। यास्मीन उसके बहकावे में आ गई। उसने सलमान का सिर खाना शुरू कर दिया कि इस छोटी सी मेवे की दुकान से तुम कभी ज्यादा नहीं कमा पाओगे और इस तरह से हम ऐशो आराम की जिंदगी नहीं गुजार पाएंगे जब तक कि तुम दमिश्क में जाकर कमाई ना करो, और तुम्हारी इतनी हैसियत भी नहीं है कि तुम एक खादिमा ही रख लो। मैं सारा दिन काम करते करते थक जाती हूँ, दिन भर चूल्हा ही फूंकती रहती हूँ। इतना काम तो मैंने अपनी अम्मी के घर पर भी नहीं किया। अब रोज रोज की शिकायतों से तंग आकर सलमान ने दमिश्क जाकर कमाई करने का फैसला कर लिया। वो रियाज को अपना दोस्त मानता था, तो उसने इस बारे में रियाज से मशवरा लिया। रियाज ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और कहा, हाँ भाई, तुम्हें कमाई करने के लिए दमिश्क जाना चाहिए। आखिर कब तक इस छोटी सी दुकान से गुजारा करेगा। अब सलमान को यास्मीन की बात पूरी तरह से सही लगी। सलमान ने अपनी दुकान 1 साल के लिए अपने पड़ोसी दुकानदार को दे दी। उससे जो भी पैसे मिले उससे तिजारत करने के लिए कुछ माल खरीद के वो सफर पर जाने के लिए तैयार हो गया। उसकी बीवी झूठे आंसू बहाते हुए कहने लगी, जब तुम वापस आओगे तो फिर हमारे दिन अच्छे आ जाएंगे।
हम दोनों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैं तुमसे दूर भी रह लूंगी। भारी दिल के साथ सलमान सफर के लिए रवाना हो गया। जाते जाते वो रियाज से कहकर गया कि जरा अपनी भाभी का ख्याल रखना, तुम्हारे भरोसे पर छोड़कर जा रहा हूं, इसे कोई तकलीफ ना हो। रियाज ने यकीन दिलाया कि तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर जाओ, मैं भाभी को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। उस जमाने में रेलगाड़ियां तो चलती नहीं थी, लोग खच्चरों और ऊंटों पर ही सफर करते थे। 15 दिन का सफर तय करने के बाद सलमान दमिश्क पहुंच गया और एक छोटे से मकान में उसने ठहरने का इंतजाम कर लिया। मकान का मालिक एक बहुत ही बूढ़ा और नेक आदमी था। बूढ़ा आदमी अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी एक ही जवान बेटी थी, इसके अलावा उसका कोई नहीं था। उसने सलमान को घर में एक कोठरी किराए पर दे दी। मकान के मालिक को जब यह मालूम पड़ा कि सलमान सैकड़ों मील दूर से तिजारत करने के लिए आया है और दौलत कमाना चाहता है, तो उन्होंने सलमान को समझाया, बेटा इस शहर में तिजारत जरा संभल कर करना, इस शहर के लोग बहुत ही बेईमान और कामचोर हैं। सलमान ने उनकी नसीहत को जहन में रखा और वहां पर तिजारत करने लगा। 10 महीने तक तिजारत करने के बाद सलमान को घर की बहुत याद आने लगी थी और उसने घर वापस जाने का फैसला भी कर लिया। जबकि उसने अपनी बीवी यास्मीन को एक खत लिखा था कि वो 2 महीने के बाद वापस आएगा और उसके लिए तोहफे भी खरीद कर लाएगा। लेकिन अब उसे घर की बहुत याद आने के सबब उसने पहले ही जाने का फैसला कर लिया। उसकी तिजारत का सारा सामान बिक चुका था और उसे अच्छा मुनाफा भी हो चुका था। जाते वक्त उसने मकान के मालिक यानी बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया और कहा, बाबा आपने एक वालिद की तरह मेरी मदद की है। बूढ़े आदमी ने कहा, मेरा कोई बेटा नहीं है, सिर्फ एक बेटी है। तुम्हें देखते ही मुझे महसूस हुआ कि अगर मेरा कोई बेटा होता तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही होता। अगर जिंदगी रही तो मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा बेटा। तुम इतने नेक और सीधे साधे हो, जी चाहता है कि तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत ना हो। तुम एक ताजिर हो तो अक्सर तुम्हें सफर पर आना जाना पड़ेगा, इसलिए मेरी 3 बातों को हमेशा याद रखना। पहली नसीहत यह है कि जहां तक हो सके रोजी रोटी कमाने के लिए परदेश ना जाना और अपने ही वतन में जो भी रूखी सूखी मिले उसी में गुजारा करना, क्योंकि अपने वतन की रोटी परदेश की रोटी से कहीं अच्छी होती है। खुदा ने सबके लिए रोजी रोटी का इंतजाम किया है। जो कुछ भी तुम्हारी किस्मत में होगा वो तुम्हें जरूर मिल जाएगा। दूसरी नसीहत यह है कि कभी औरत के कहने में आकर परदेश के सफर पर मत निकलना, क्योंकि घर की औरतें कारोबार और तिजारत के बारे में कुछ नहीं जानती। और मेरी तीसरी नसीहत यह है कि कभी अपनी बीवी को किसी के भी भरोसे पर छोड़कर सफर पर मत जाना, चाहे वो कोई भी कितना भी अच्छा क्यों ना हो। यह सब कुछ सुनकर सलमान बोला, बाबा मैंने तो ये तीनों काम किए हैं जिन्हें ना करने की आपने नसीहत दी है। रोजी रोटी की तलाश में मैं परदेश का सफर करने आया हूं और यह सफर मैंने अपनी बीवी के जोर देने पर ही किया है और अपने दोस्त को बीवी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी सौंप कर आया हूं। बूढ़े ने कहा, बेटा सच में तुम बहुत ही सीधे साधे और नेक दिल आदमी हो, लेकिन दुनिया में हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। अब जो भी हो, बस यूं समझो कि तुम्हारे घर में चोर घुस गया है, लेकिन तुम खबर देकर घर मत जाना और जो भी तमाशा तुम देखो उसके मुताबिक एक मर्द की तरफ फैसला करना। सलमान उसी वक्त अपने घर के लिए रवाना हो गया। लगभग 10 से 15 दिन का सफर तय करने के बाद वो अपने घर पहुंचा तो उस वक्त शाम हो चुकी थी। उसे बूढ़े की बात याद आई कि खबर करके घर में मत जाना। उसने अपना सामान घर के बाहर ही रख दिया और दबे पांव चुपचाप घर में दाखिल हो गया। जहां पर कमरे की खिड़की थी वो उस खिड़की से घर के अंदर झांकने लगा तो कमरे में रोशनी हो रही थी। अंदर से यास्मीन और रियाज के हंसने और बोलने की आवाजें आ रही थी। सलमान दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया और वैसे भी बाहर अंधेरा छाया हुआ था। यास्मीन रियाज को सलमान का लिखा हुआ खत सुना रही थी कि वो 2 महीने के बाद आएगा और उसे छोड़कर कभी वापस नहीं जाएगा। उसने यास्मीन के लिए पायल और झुमके जैसे तोहफे भी खरीद लिए हैं। यास्मीन और रियाज उसके खत का मजाक उड़ा रहे थे। रियाज ने कहा, अरे वो फकीर का फकीर ही रहेगा, टके का सामान खरीद के तुम पे रोब जमा रहा है। मैं तुम्हारे लिए जो बाजूबंद लाया था ना, वो तो पूरे 100 रुपए का था। यास्मीन बोली, तुम्हारा और उसका क्या मुकाबला है? मुझे तो ये सोचकर उलझन हो रही है कि वो आएगा तो हम कैसे मिलेंगे। रियाज बोला, तुम 2-3 महीने के बाद उसे फिर से तिजारत करने के लिए दमिश्क भेज देना।
उस गधे की नकेल अब तुम्हारे हाथों में। इस बात पर दोनों ठहाका लगाकर हंसने लगे। सलमान ये सब कुछ सुन रहा था। उसका तो गुस्से के मारे बुरा हाल था। उसी वक्त उसने जाकर दरवाजा धड़ाधड़ खड़काना शुरू कर दिया। यास्मीन ने दरवाजा खोला। सलमान को देखकर उसकी हालत ऐसी हो गई मानो काटो तो बदन में खून ना निकले। पीछे पीछे रियाज भी आ गया। सलमान पर उसकी नजर पड़ी तो उसकी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला। वो सलमान से बोला, मैं तो भाभी का हालचाल पूछने के लिए यहां पर आया था कि कहीं भाभी जी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। सलमान का दिल तो कर रहा था कि वो रियाज का मुंह नोच ले, लेकिन उसने अपने आप को संभाल कर रखा और सब्र से बोला, अब तुम इसे अपने घर ले जा सकते हो ताकि इसकी जरूरतों को अच्छी तरह से पूरा कर सको। यास्मीन बोली, नहीं ऐसा मत कहिए, और उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। और इसके बाद रियाज भी सीना जोरी करते हुए सलमान को बुरा भला कहने लगा। वो बोला, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैं तो भाभी को मां समान समझकर इतने दिनों तक इसकी देखभाल करता रहा, और अब ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग भी वहां पर जमा हो गए। सभी लोगों ने सलमान से कहा, सलमान तुमने अच्छा किया जो वापस लौट आए और इस औरत के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया। ऐसी औरत के साथ यही होना चाहिए था। हम तो इतने दिनों से इन दोनों की बेशर्मी देख रहे थे, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से ही चुप थे। ये शरीफ लोगों का मोहल्ला है और हम लोगों के घरों में भी बहू बेटियां हैं। लोगों की बात सुनकर रियाज और यास्मीन के मुंह से एक लफ्ज न निकल पाया। यह खबर रियाज के वालिदैन तक पहुंची तो वो भी अपने बेटे की करतूत पर बड़े ही शर्मिंदा थे। सलमान ने रियाज की वालदा से कहा, खाला, आप अपने बेटे का निकाह यास्मीन से कर दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यास्मीन बेघर हो जाए। और वैसे भी इसमें गलत क्या है? ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक साथ खुश रहेंगे। रियाज की मां बोली, बेटा तेरा दिल वाकई बहुत बड़ा है। मैं अपने बेटे की इस नीच हरकत से बहुत दुखी हूं, पर क्या कर सकती हूं? जैसा तुम चाहो मैं तो तैयार हूं। रियाज की मां यास्मीन को लेकर अपने घर चली गई ताकि सही वक्त पर दोनों का निकाह किया जा सके। इस हंगामे में आधी रात बीत चुकी थी। सलमान लंबे सफर से आया था और थक चुका था। यह सब कुछ देखकर वो बिल्कुल टूट सा गया था। 2 दिन तक वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकला। उसे दमिश्क वाले बूढ़े बाबा और उनकी बातें याद आ रही थी। जैसे तैसे उसने 15 दिन गुजारे, लेकिन किसी काम में उसका दिल ही नहीं लग रहा था। एक बार वो फिर से सफर पर निकल पड़ा। कई दिनों के सफर बाद वो बूढ़े बाबा के घर जा पहुंचा। सलमान ने सारी कहानी बूढ़े बाबा को कह सुनाई। बूढ़े बाबा ने उसे गले से लगाया और तसल्ली देते हुए कहा, बेटा जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। यास्मीन तुम जैसे नेक लड़के के काबिल ही नहीं थी। ये तो तुम शुक्र करो कि खुदा ने तुम्हारा पीछा उससे छुड़ा दिया। सलमान बोला, बाबा आपके साथ अपना दुख बांट कर दिल हल्का सा हो गया है। बाबा कुछ देर तक सोच कर बोले, बेटा मेरी बेटी को तो तू जानता ही है। मैं अपने मुंह से उसकी तारीफ तो नहीं करूंगा, मगर वो बहुत ही नेक और घरेलू लड़की है। तुम उसके साथ खुश रहोगे। अगर तुम राजी हो जाते हो तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर सकता हूं। सलमान कैसे मना कर सकता था? वो तो पहले से ही बूढ़े बाबा की बहुत इज्जत करता था। वो इस रिश्ते के लिए तैयार हो गया। कुछ दिनों बाद अच्छा सा वक्त देखकर दोनों का निकाह करा दिया गया। इसके बाद बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा अब तुम अपने गांव जाकर आसपास के नगरों में तिजारत करो और खुशी से रहो। सलमान ने जिद की कि बाबा आप भी हमारे साथ चलिए। यहां पर आपकी देखभाल करने वाला भला कौन है? अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो हमारे घर पर भी बरकत हो जाएगी। बड़े बूढ़ों की दुआएं मानो खुदा की रहमत होती हैं। सलमान की जिद के आगे बूढ़े बाबा मजबूर हो गए, और वैसे भी वो उस नगर में नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने अपने मकान को बेच दिया और सलमान के साथ चले गए। फिर तीनों खुशी से गांव में अपना गुजारा करने लगे। वो कहते हैं ना कि जिसके सिर पर बड़े बूढ़ों का हाथ हो वो बहुत ही आगे तक जाता है। सलमान के साथ भी यही हुआ। अपने ससुर की समझदारी भरी नसीहतों पर चलकर सलमान ने बहुत ही तरक्की की और थोड़े ही दिनों में अपने आसपास के कस्बे का एक बहुत ही बड़ा ताजर बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जिस घर में आप बिना रोक टोक के किसी भी वक्त जा सको, उस घर पर कभी गंदी नजर मत डालना।
वो चाहे दौलत का लालच हो या फिर मोहब्बत का फरेब। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार। कमेंट करना भी आपका फर्ज बनता है। खैर, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपकी मर्जी है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहो, सेहतमंद रहो, मस्त रहो। खुदा हाफिज।